Hello everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari. If you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं सेबी एलओडीआर एक्ट। एक फुल फ्लैश वीडियो है। अगर आप हैं सीए फाइनल न्यू कोर्स के अंदर, ओल्ड कोर्स के लिए तो सेबी एलओडीआर एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है और ये स्पेशली मैंने मेरे टारगेट ग्रुप के लिए बनाया है। अगर आप न्यू कोर्स के अंदर है तो सेबी एलओडीआर एक्ट जो है वो पूरा इस वीडियो के अंदर कवर है। आपका अच्छी तरीके से कवरेज विद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सेबी एलओडीआर एक्ट की। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सेबी एलओडीआर एक्ट जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर कवर अप नहीं है सीए फाइनल के सिलेबस के अंदर। एज मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव भी कर रखा है तो मुझे पता है कि है ना उसके अंदर क्योंकि एक सब्जेक्ट ही होता है अलग से सिक्योरिटी लॉ, तो मेरे को इसका डीप अंडरस्टैंडिंग है और इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। ओके, और मैं वही आपको देने की कोशिश करूँगी, लेकिन उतने हद तक नहीं, खाली जितना सीए फाइनल के लिए रेलिवेंट है उतने तक। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप पूरी देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी सेबी एलओडीआर एक्ट की। अब मैं थोड़ा सा है ना स्पीड जो है वो थोड़ी नॉर्मल भी रखना चाहती हूँ, थोड़ी फास्ट भी रखना चाहती हूँ। ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं थोड़ी स्लो स्पीड रखूँगी, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये जल्दी से कवर अप है, इसके अंदर समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो वहाँ पे मैं अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट करती रहूँगी। ओके, ये की ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको अपन बाद में रीड करने वाले हैं, क्योंकि अगर अभी मैंने आपको बढ़ा दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं उनके लिए भी बना रही हूँ जिन्होंने अभी तक सेबी एलओडीआर एक्ट को लिया नहीं है, चूज़ नहीं किया है। ठीक है, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है सेबी एलओडीआर एक्ट, और अगर आपने कर दिया है तो इससे आपका कंसेप्चुअल क्वालिटी बहुत अच्छी बैठ जाएगी। ठीक है, एंड देन ये एक छोटा सा चार्ट है, ये भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 से। एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के अंदर होते हैं 12 चैप्टर्स एंड 9 शेड्यूल, जैसे कि एक्ट के अंदर होते हैं एकदम उसी तरीके से। ये आया था केम इनटू फोर्स नहीं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि ये पब्लिश हुआ था ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर ऑन 2 सितंबर 2015। ओके, अब रेगुलेशन 1 क्या होता है? किसी भी एक्ट का जिस तरीके से होता है उसी तरीके से किसी भी रेगुलेशन का फर्स्ट रेगुलेशन जो होता है उसके अंदर आती है उसकी शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। जो उसकी शॉर्ट टाइटल है वो यही है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। अब ये कमेंस कहाँ से हुआ था? तो इस दिन ये आया था ऑफिशियल गैजेटे में, लेकिन इसके एक्ट के अंदर लिख रखा है कि जिस दिन ये आया था ऑफिशियल गैजेटे में उसके 90 डेज के बाद में 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि हो जाएगा अपना 1 दिसंबर 2015, तब से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तब से इस रेगुलेशन का कमेंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब रेगुलेशन 2 के अंदर जैसे किसी भी एक्ट के अंदर होता है उसी तरीके से सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के अंदर भी उसकी जो सेकंड रेगुलेशन है उसके अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं। अब बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, बट अपने काम की क्या है, अपने सिलेबस में क्या है, तो वो है रेगुलेशन नंबर 2H के अंदर दी गई है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अपने लिए और बहुत ज़्यादा सिंपल भी होने वाली है। इसके अंदर 7 चीज़ें कवर हैं। देखो, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ का मतलब है 7 टाइप्स की सिक्योरिटीज़। सबसे पहले स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ का मतलब है ऐसी कोई भी सिक्योरिटीज़ जो कि लिस्टेड हो मेन बोर्ड यहाँ पर जहाँ पर भी इस रेगुलेशन के अंदर बोर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बोर्ड मतलब सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कोई सी भी ऐसी सिक्योरिटीज जो कि मेन बोर्ड के अंदर लिस्टेड है
वो है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, या फिर कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कि एसएमई एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, या फिर कोई सी भी ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि अभी इनोवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है, इसका नाम चेंज हो गया है बट ये अमेंडेड नहीं आया है अपने सिलेबस के अंदर, तो अपने को लिखना है खाली इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ऐसी कोई सी भी सिक्योरिटीज़ जो कि 3 जगह लिस्टेड है, मेन स्टॉक के अंदर, एसएमई एक्सचेंज के अंदर, इनोवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, उसको अपन कहते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ एक पार्ट है, एक पॉइंट है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ का, मतलब डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ इंक्लूड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। एंड सेकेंड पॉइंट नॉन कन्वर्टेबल या फिर परपेचुअल। अब ये देखिए, नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट एंड नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट एंड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। परपेचुअल डेप्ट या सिक्योरिटीज या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी कवर्ड होते हैं डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज के अंदर। देन आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भी आते हैं डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज के अंदर। आफ्टर दैट सिक्योरिटाइज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज रिसिप्ट, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया है। ये वाले चीज़ को अगर आपको रेफ़र करना है तो आपको रेफ़र करना होगा SCRA एक्ट को, और सिक्योरिटीज़ रिसिप्ट अपन ने पढ़ रखा है सरफाइजी एक्ट के अंदर, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप, और अगर नहीं पढ़ रखा है ये आप नोट कर लीजिए, वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका डिटेल्ड डेफिनेशन मिल जाएगा। एंड देन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड देन अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये 7 होती हैं डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ जो कि लिस्टेड है 3 जगह पर, मेन ब्लॉक, मेन बोर्ड, एसएमई एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद में नॉन कन्वर्टेबल या फिर परपेचुअल डेप्ट सिक्योरिटीज़ या फिर प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद में तो सिंपल है, देखिए इन दोनों को एक ब्लॉक बना लीजिए। उसके बाद में आईडीआर अलग और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अलग, और ये अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ अलग, और इन दोनों का एक ब्लॉक, ठीक है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, नॉन कन्वर्टेबल या परपेचुअल डेप्ट्स, इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, एंड देन आईडीआर, उसके बाद में यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटाइज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसिप्ट। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक ही होती हैं, बट इनको बोलने का तरीका अलग है, अलग अलग एक्ट के अंदर इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। आफ्टर दैट अपन आते हैं एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया है रेगुलेशन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया है रेगुलेशन नंबर 2 डेफिनेशन, जिसके अंदर अपन ने खाली एक डेफिनेशन पढ़ी है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ की, ओके। आफ्टर दैट अपन आएंगे एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। एप्लीकेबिलिटी मतलब कि ये जो सेबी एलओडीआर एक्ट है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, वो किस पर एप्लीकेबल होगा, तो वो एप्लीकेबल होगा ऑल लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर, ऑल लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर। अब अपन बोल रहे हैं लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड कंपनी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि लिस्टेड एंटिटी के अंदर इंक्लूड होगा कंपनी भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी, कंपनी भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी। सो ऑल लिस्टेड कंपनी विच हैज़ देयर डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ लिस्टेड, जो कि डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ अपन ऊपर ही पढ़ लिए हैं 7 तरीके की सिक्योरिटीज़, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा सेबी एलओडीआर एक्ट। सो ऑल लिस्टेड एंटिटीज़ जिनकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, उस पर एप्लीकेबल होगा सेबी एलओडीआर एक्ट। आफ्टर दैट अपन पढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 4। तो रेगुलेशन नंबर 1 अपन ने पढ़ा है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, रेगुलेशन 2 अपन ने पढ़ा है डेफिनेशंस, देन रेगुलेशन नंबर 3 अपन ने पढ़ा है एप्लीकेबिलिटी, एंड देन रेगुलेशन नंबर 4 आता है बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बहुत बड़ा सारा रेगुलेशन है, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर इसको बहुत छोटा करके दे रखा है, और इसको दे रखा है एज मेन फीचर्स ऑफ रेगुलेशन, मतलब कि मेन फीचर्स क्या क्या हैं इस रेगुलेशन के। सो एप्लीकेबल होगा ये लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर। लिस्टेड एंटिटीज़ का मतलब मैंने बता ही दिया, एंटिटीज़ मतलब कंपनी भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी। उसके बाद में इसके प्रोविजंस ऑफ, जो इसके रेगुलेशन के प्रोविजन हैं, जो इसके रेगुलेशन के प्रोविजंस हैं वो अलाइड हैं, मतलब कि इन इनफॉर्मेलिटी हैं विद कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कि जो इसके रेगुलेशन है वो वैसे के वैसे या कंफर्मिटी करते हुए हैं, उसके जैसे ही हैं जैसे कि है कंपनीज एक्ट 2013 के। उसके बाद में है रेगुलेशन स्पेसिफाइड अ
शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट। पहले क्या होता था, एक लिस्टिंग अग्रीमेंट होता था। जब कोई भी सिक्योरिटीज़ जो होती थी वो कंपनी लिस्ट कराने जाती थी तो उन्हें एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब वो लिस्टिंग एग्रीमेंट नहीं होता है, उनको सिंपली बोल दिया जाता है कि हाँ भाई हम कंप्लाई करेंगे LODR रेगुलेशन के थ्रू। तो अब बस यही होता है कि है ना, आप LODR रेगुलेशन को फुलफिल कर लीजिए। ठीक है। सो रेगुलेशन स्पेसिफाइड अ शॉर्टन वर्जन ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट। लिस्टिंग अग्रीमेंट को छोटा कर दिया है इस रेगुलेशन ने। अभी भी लिस्टिंग अग्रीमेंट होता है, लेकिन लिस्टिंग अग्रीमेंट के अंदर डायरेक्टली क्या मेंशन कर दिया गया है, डायरेक्टली यही मेंशन कर दिया गया है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा LODR एक्ट। अब रेगुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। रेगुलेशन के अंदर है डिस्क्लोजर और ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड ऑब्लिगेशंस, ओके, जो कि फॉलो करनी पड़ेगी किसको, लिस्टेड एंटिटीज़ को। अब रेगुलेशन के अंदर क्या क्या कंटेन है, रेगुलेशन के अंदर कंटेन है प्री इशू ऑब्लिगेशंस भी। इशू करने से पहले आपको क्या क्या ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे और इशू करने के बाद में आपको क्या क्या ऑब्लिगेशन फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर कंप्लायंस ऑफ दीज रेगुलेशन वुड इंश्योर बेटर कंप्लायंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब अगर अपन इसका कंप्लायंस करते हैं तो अपने को क्या होगा, बेटर अपन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर अपन नॉन कंप्लायंस करते हैं तो अपन अमाउंट होगा कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेबी एक्ट 1992। इसका मतलब अपने ऊपर पनिशमेंट लागू होगा एज पर सेबी एक्ट 1992। तो मतलब ये एप्लीकेबल है लिस्टेड एंटिटी पर। और फिर प्रोविजंस जो हैं वो अलाइड हैं एज पर कंपनीज एक्ट। उसके बाद में रेगुलेशन जो है वो शॉर्टन कर दिए हैं लिस्टिंग अग्रीमेंट्स को। इसके अंदर कंटेन होता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड ऑब्लिगेशन। उसके अंदर रेगुलेशन कंटेन होते हैं प्री इशू भी एंड पोस्ट इशू भी। कंप्लायंस अगर करेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर कर पाएंगे। नॉन कंप्लायंस करेंगे तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा सेबी एक्ट 1992 का। सो अपन ने पढ़ लिए हैं 4 रेगुलेशन। अब अपन पढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 5। ओके, रेगुलेशन नंबर 5 कहता है जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस। मतलब कि अपने को क्या करना है, लिस्टेड एंटिटी जो होती हैं उन्हें इंश्योर करना है कि उनके KMP डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या फिर कोई भी अदर पर्सन कंप्लाइन करे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस इफ एनी असाइन टू देम बाय दिस रेगुलेशन। मतलब कि लिस्टेड एंटिटी को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके ये सारे जने कंप्लाई करे कोई सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन जो कि ये रेगुलेशन उन्हें दे रहा है। सिंपल बात बोल रहा है, ठीक है ना। लिस्टेड एंटिटी को इंश्योर करना है कि उनके जो KMP डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या अदर पर्सन है वो कंप्लाई करे कोई सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन जो कि ये रेगुलेशन उन्हें दे रहा है। आफ्टर दैट अपन पढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 6। रेगुलेशन नंबर 6 कहता है कि हर एक लिस्टेड एंटिटी को अपॉइंट करना है CS। हर एक लिस्टेड एंटिटी को अपॉइंट करना है एक CS जो कि एक्ट करेगा एज कंप्लायंस ऑफिसर। इसका मतलब इस एक्ट के अंदर कहीं पे भी अगर मेंशन है कि कंप्लायंस ऑफिसर ये करेगा, कंप्लायंस ऑफिसर वो करेगा, तो कंप्लायंस ऑफिसर कौन है, कंप्लायंस ऑफिसर है नन अदर देन CS, ओके, कंपनी सेक्रेटरी। सो हर लिस्टेड कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी है जो कि एक्ट करेगा एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। अब इस कंप्लायंस ऑफिसर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कंप्लायंस ऑफिसर की 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कि वो इंश्योर करेगा कंप्लायंस, किस चीज़ की कंप्लायंस की, सारे एप्लीकेबल रेगुलेशंस जो है वो कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ओके। एंड देन वो कोऑर्डिनेट करेगा विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कोऑर्डिनेट करेगा विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्लायंस ऑफिसर। उसके बाद में जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कोई सी भी रिपोर्ट जो कि देनी है उसे वो देगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सिक्योरिटी एक्सचेंज को या फिर डिबेंचर होल्डर्स वगैरह को, ठीक है। तो ये जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो इंश्योर करेगा कंप्लायंस हर चीज़ के बारे में, कोऑर्डिनेट करेगा विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिपोर्ट्स देगा। उसके बाद में वो मॉनिटर करेगा कि ईमेल एड्रेस सही दिया हुआ है क्या, ग्रीवियंस रिड्रेसल डिवीजन ने अपना ईमेल एड्रेस सही दे रखा है क्या, या फिर ईमेल को किस तरीके से मैनेज कर रहा है ग्रीवियंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट या डिवीजन, ओके। सो अपन ने क्या पढ़ा, हर एक लिस्टेड एंटिटी कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो कि होगा CS और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अब अपन पढ़ेंगे शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। सो शेयर ट्रांसफर एजेंट, हर एक लिस्टेड एंटिटी को अपॉइंट करना है शेयर ट्रांसफर एजेंट,
ठीक है। या फिर तो वो कर सकता है अपना खुद का मैनेज कर सकता है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी इन हाउस, ठीक है। वो अपने अंदर ही इन हाउस ही शेयर ट्रांसफ़र की जो फैसिलिटी है उसको मैनेज कर सकता है। अब हो सकता है उसकी जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हों, नंबर ऑफ़ होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी हों, वो हो सकता है वो लेस देन 1 लाख, तो ओके है, वो इन हाउस कर सकता है, आराम से मैनेज कर सकता है वो शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ को। लेकिन अगर सपोज़ करो उसके नंबर ऑफ़ होल्डर्स 1 लाख से ज़्यादा हों तो क्या होगा? 1 लाख से ज़्यादा होल्डर्स को क्या वो मैनेज कर पाएगा? तो इसके लिए जो LODR एक्ट है वो कहता है कि नहीं, आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। और अगर आप अपॉइंट नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो बोर्ड के अंदर। अब बोर्ड मतलब सेबी के अंदर एज कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, एज कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। इसका मतलब कैटेगरी 2 ऑफ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट कौन होते हैं? वो होते हैं वैसी कंपनीज जो खुद अपना मैनेज करना चाहती हैं शेयर ट्रांसफ़र की फैसिलिटी इन हाउस। ओके, सो आपको करना पड़ेगा शेयर लिस्टेड एंटिटी को करना पड़ेगा, अपने शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। नहीं अपॉइंट कर रहे हो तो इन हाउस कर लो। इन हाउस है तो 1 लाख है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ फिर तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, और अगर नहीं तो फिर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एज़ पर कैटेगरी 2 ऑफ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। अब अपन आते हैं, ये तो अपन ने देख ली किस तरीके से अपन अपॉइंटमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर 1 लाख का आ गया मामला। उसके अंदर अपन देखते हैं अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की। तो ये दी गई है कुछ रेगुलेशन 7 के अंदर और कुछ रेगुलेशन 27 के अंदर। 7 के अंदर क्या दी गई है कि लिस्टेड एंटिटी को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना होगा स्टॉक एक्सचेंज को। लिस्टेड एंटिटी को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। अब ये जो कंप्लायंस, अब ये जो लिस्टेड एंटिटी है वो या तो इन हाउस कर सकती है या फिर शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के थ्रू भी इस कंप्लायंस सर्टिफिकेट को बना सकती है, जो कि होगा 1 मंथ ऑफ ईच हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि इसको 2 बार देना पड़ेगा। हाफ ईयरली जैसे ही ख़त्म होगा उसके 1 मंथ के अंदर अंदर लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और वो जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट होगा वो मस्ट बी साइंड होना चाहिए बाय कंपनीज कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होगा? कंप्लायंस ऑफिसर होगा कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। या फिर तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है और है, ठीक है। कंप्लायंस ऑफिसर और यहाँ पे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट एज द केस में बी। तो अपने को फर्स्ट चीज़ क्या क्या करनी है, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को उसको लिस्टेड एंटिटी को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है जो कि लिस्टेड एंटिटी देगी स्टॉक एक्सचेंज को। एंड देन उसको एक क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट बनानी है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है एंड देन एक क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट बनानी है। ये तो क्या देनी है, हाफ ईयरली में देनी है, इसको कैसे देनी है, क्वार्टरली देनी है, ठीक है। अब ये देखो क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ये सब चीज़ें किस तरीके से याद हो सकती हैं। इसका एक ही तरीका है याद करने का, इसको एक जगह पर लिख लो और 2-3 बार रिवाइज करते रहो। उसके बाद में हो सकता है जैसे कि अपन भूलने लग जाएं तो 1 महीने के अंदर इसको दोबारा से रिवाइज कर लो। तो अपन क्या करेंगे, अब छोटे छोटे चार्ट्स बना लो और चार्ट्स को ऐसा याद कर लो कि आप आराम से उस चार्ट को बना पाएँ। और यहाँ तो एक फ़्लो याद रख लो, अगर अपन उस फ्लो को याद रख लेंगे तो अपने को आसानी होगी याद करने में कहाँ पे क्वार्टरली था, कहाँ पे हाफ ईयरली था, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कर रखा है रेगुलेशन वाइज, 7 तक मैंने रेगुलेशन वाइज कर रखा है। जैसे रेगुलेशन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल है, रेगुलेशन 2 डेफिनेशन आ गई, रेगुलेशन 3 एप्लीकेबिलिटी आ गई, रेगुलेशन 4 जो आ गया वो अपना आ गया रेगुलेशन 4 जो आ गया। अच्छा, रेगुलेशन 4 इसलिए आनी है क्योंकि उसके अंदर मेन फीचर से दे रखे हैं, फालतू की चीज़ें दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में आ गया अपना रेगुलेशन 5 की KMP वगैरह को एम्प्लॉय करना है। उसके अंदर रेगुलेशन 6 आ गया अपने को कि अपने को CS अपॉइंट करना है। रेगुलेशन 7 अपन पढ़ ही रहे हैं, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, ठीक है। क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट हर एक लिस्टेड एंटिटी को आपस से देनी है अपनी स्टॉक एक्सचेंज को, और इसके अंदर इंक्लूड होगा वो सारे मटेरियल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज़। क्या कौन से मटेरियल ट्रांजैक्शन हुए हैं विद रिलेटेड पार्टी, ये कंप्लायंस रिपोर्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए। अपने को देना है विदिन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, और ये साइंड होगा बाय द कंप्लायंस ऑफिसर जो कि है CS, या फिर होगा बाय द CEO ऑफ द कंपनी। ओके, सो अपन ने अभी तक कर लिया है रेगुलेशन 1 to 7 जो कि है पार्ट 1। उसके अंदर अपन करेंगे कमिटीज़ एंड रिलेटेड पार्टी। उसके बाद में अपन करेंगे रेगुलेशन 24
जो कि है मटेरियल सब्सिडरीज के बारे में। उसके बाद में अपन करेंगे क्वार्टरली कंप्लायंस। अगर आपने कर रखा है ये चैप्टर तो आपको थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो अभी अपन कवर अप करने ही वाले हैं, तो बाद में आप इस जगह पर आके एक बार रिवीजन कर सकते हैं कि किस तरीके के फ्लो में अपन चल रहे हैं। अब अपन आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, कमिटीज़ के ऊपर। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगेगा ये टॉपिक, क्योंकि अपन ने, अगर आपने पढ़ लिया है तो अभी तक अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा कमिटीज़ के बारे में इन कंपनीज एक्ट सेक्शन 177 एंड 178। इसको इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कवर अप करने वाली हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। अपने ऊपर कमिटीज़ दे रखी हैं, ऑडिट कमिटी, nomination remuneration committee, stakeholders relationship committee and risk management committee। 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21 audit committee, nomination remuneration committee, stakeholders relationship committee एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ऑडिट कमेटी अपन ने पढ़ रखा है सेक्शन 177 के अंदर, इन दोनों को अपन ने पढ़ रखा है 178 के अंदर, और ये अपन पढ़ेंगे SCRA एक्ट के अंदर। आफ्टर दैट अपन आते हैं ऑडिट कमेटी के ऊपर। अब ऑडिट कमेटी का, हर एक कमेटी का मैंने एक चार्ट बना लिया, सिंपल सा चार्ट बना लिया है। अब मैं एक छोटा सा वो कर लेती हूँ कि देखिए यहाँ पे है ना 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं ऑडिट कमेटी के ऊपर। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, इसके अंदर है 1 2 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद में अपना है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, इसमें 1 2 पॉइंट ही रह गए। उसके बाद में ये 4th है, इसके अंदर भी वापस से 4 पॉइंट्स आ गए। तो अपन इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 4 3 2 और फिर वापस से 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन, डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2/3 होने चाहिए। डायरेक्टर्स जो होंगे वो सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। इसका मतलब उन्हें समझ में आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की ताकत होनी चाहिए, उनको पढ़ना आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, असर्शंस क्या हैं, ओके। लेकिन एक डायरेक्टर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि फाइनेंस में एक्सपर्ट हो। फाइनेंस में एक्सपर्ट का मतलब है उसके पास में रिक्विजिट प्रोफेशनल डिग्री हो, ठीक है। रिक्विजिट प्रोफेशनल डिग्री हो तो उसे कहा जाएगा फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, ठीक है। आफ्टर दैट अपन देखेंगे कि है ना चेयरमैन कौन होना चाहिए। चेयरमैन होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उस चेयरमैन को प्रेजेंट होना चाहिए AGM के अंदर आंसर, ताकि वो आंसर कर सके क्वेरीज को, ठीक है। आफ्टर दैट अपन देखेंगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ कंपनी होगा वही सेक्रेटरी ऑफ ऑडिट कमेटी भी होगा। इस तरीके से अपन ने देख लिया किस तरीके का कंपोजिशन होगा ऑडिट कमेटी का। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट 2/3, ऑल फाइनेंशियल लिटरेट, 1 फाइनेंशियल एक्सपर्ट, चेयरमैन मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मस्ट बी प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग, एंड द कंपनी सेक्रेटरी of company is also the company secretary of the the secretary of the company is also the secretary of the audit committee। उसके अंदर मीटिंग्स 4 मीटिंग्स होगी, उनका कैलेंडर ईयर के अंदर गैप जो होगा वो 120 डेज मिनिमम का गैप होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट कोरम मतलब कि कितने जने होने चाहिए उस मीटिंग के अंदर, तो होने चाहिए 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स। एटलीस्ट 2 मेंबर्स जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट भी प्रेजेंट होने चाहिए ऑडिट कमेटी की मीटिंग के अंदर, ठीक है। 2 मेंबर्स या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर विच एवर इज लो, या लेकिन वो जो 2 मेंबर्स होंगे, अगर मिनिमम 2 मेंबर्स हैं तो जो 2 मेंबर्स होंगे वो मस्ट भी होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद में इसके रोल या पावर और फंक्शन क्या होते हैं ऑडिट कमेटी के, तो ये इन्वेस्ट कर सकती है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, सीख कर सकती है कोई सी भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय। उसके बाद में ऑब्टेन कर सकती है आउटसाइड लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस, ओके, आउटसाइड लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस। उसके बाद में सिक्योर कर सकती है अटेंडेंस ऑफ आउटसाइड रिलेवेंट एक्सपर्टाइज, मतलब कि बाहर से आए हुए किसी भी रिलेवेंट एक्सपर्टीज़ को भी बुला सकती है कि आइए आप ऑडिट कमेटी की मीटिंग को अटेंड करिए। उसके बाद में अपन आते हैं नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के ऊपर। इसके अंदर है 3 बातें, उसके अंदर अपन ने पढ़ी थी 4 बातें कि कंपोजिशन क्या होती है, मीटिंग क्या होती है, क्वोरम क्या होता है और पर्पस क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कंपोजिशन क्या होता है, मीटिंग कितनी होनी चाहिए और क्वोरम कितना होना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब है कि कितने लोग होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन डायरेक्टर कितने का होना चाहिए, मतलब कि फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सब, ठीक है। मिनिमम अगेन 3 होना चाहिए। ऑल डायरेक्टर्स होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अगर आपने 1
78 पढ़ रखा है तो वहाँ पे भी यही सब चीज़ें सेम है। उसके बाद में चेयरमैन होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरमैन जो कंपनी का होगा वो चेयरमैन नहीं होना चाहिए नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का। अब ये क्यों होता है, देखो इसके पीछे लॉजिक है। अब मैं इस वीडियो के अंदर लॉजिक बताऊँ या नहीं बताऊँ, चलो बता देती हूँ कि है ना, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी क्या होती है ना, वो नॉमिनेट करती है, रेम्युनरेशन तय करती है, तो इसीलिए वो होना चाहिए, वो कंपनी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसके अंदर बायसनेस आ जाती है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होना चाहिए ना, वो इसको काट देती हूँ अभी मैं, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, 50% तक होना चाहिए, ठीक है। इसका कुछ अलग पॉइंट है। चेयरमैन जो होना चाहिए वो मे बी प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग, मतलब कि ज़रूरी नहीं है। ऑडिट कमेटी के अंदर तो ज़रूरी था कि चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी मस्ट बी प्रेजेंट इन द AGM टू आंसर द क्वेरीज, क्योंकि ऑडिट से रिलेटेड क्वेरीज आ सकती हैं AGM के अंदर। लेकिन नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी के जो चेयरमैन है वो ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट हो, उसका डिस्क्रिशन है कि वो प्रेजेंट होना चाहता है तो हो, नहीं आना चाहता तो मत हो इन द जनरल मीटिंग, ठीक है। उसके अंदर मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए, वंस इन ईयर होनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर मिलने चाहिए ये लोग। उसके बाद इनका क्वारम होना चाहिए 2 या 1/3 सेम, और लेकिन यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर प्रेजेंट हो तो भी चलेगा। वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है। इस तरीके से अगर अपन कंपैरिजन करते चलेंगे, एक कंपैरिजन का टेबल भी बना लेंगे ना, तो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा अपने लिए, ठीक है। उसके बाद में अपन थर्ड में जाते हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। अब इसमें दो ही चीज़ें रह गई कि कंपोजिशन क्या होगा और मीटिंग क्या होगा। क्वोरम हट गया, उसके अंदर क्या हट गया था, पर्पस हट गया था। तो कंपोजिशन होगा मिनिमम 2 सारे होंगे। चेयरमैन जो होगा वो होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट एटलीस्ट 1, उसके अंदर था 2/3, उसके अंदर था 50%, इसके अंदर रह गया 1। और चेयरमैन जो होगा वो मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब कि 100% वो प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग के अंदर। मीटिंग जो होगी वो 1 इन अ ईयर होगी। इसके अंदर भी 1 इन अ ईयर थी, लेकिन उसके अंदर कितनी थी, 4 बार थी इन अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्यों बोली, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वहाँ पे गिवन नहीं है, तो ईयर के लिए बोला जाएगा कैलेंडर ईयर, जब तक कि वो अमेंड नहीं हो जाता। फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा टॉप 500 कंपनीज को। ये अपन देखेंगे एक फॉर्मूले के थ्रू, वो फॉर्मूला मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही, आप बुक जाके देख सकते हैं उसके लिए, ठीक है। टॉप 500 कंपनीज के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। जो कंपोजिशन होगा वो होगा कि सारे डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो इसके सारे मेंबर्स होते हैं, देखो जो कमेटी होती है ना उसको बोलते हैं, उसके जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर्स, न कि डायरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्टर्स, तभी होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, कमेटी होती है। हालांकि ये बनती डायरेक्टर्स के थ्रू ही है, लेकिन अपन अलग मेंबर्स को भी इसके अंदर इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। सीनियर एग्जीक्यूटिव लोग उसके अंदर होने चाहिए, चेयरमैन लेकिन जो होना चाहिए वो डायरेक्टर। यहाँ से अपने को पता चलता है कि यहाँ पर जो होंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नो रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मीटिंग एक बार ज़रूर कर लेना, और जो रोल होगा वो इनका क्या होगा, बोर्ड डिसाइड करेगा कि ये लोग क्या करेंगे। वो काम कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। यहाँ पे अपनी कंप्लीट होती है अपना थर्ड पार्ट जो कि है कमिटीज़ को लेकर, ठीक है। अब अपन आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। एक लिस्टेड एंटिटी है, उसकी एक सब्सिडरी है जो कि अनलिस्टेड है, ठीक है। उसकी एक सब्सिडरी है जो कि अनलिस्टेड है, लेकिन वो मटीरियल है। मटीरियल कैसे डिसाइड करेंगे, जब उसका 20% से ज़्यादा इनकम और नेटवर्थ हो कंसोलिडेटेड के अंदर, मतलब कि इसकी जो नेटवर्थ और टर्नओवर है वो कंसोलिडेटेड का 20% है या तो उससे ज़्यादा है, ठीक है। तब इस तरीके की सब्सिडरी को कहा जाएगा अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी। और ये अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी जो होती है वो इन इंडिया भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, ठीक है। सो ये जो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे ये सब है विद रिस्पेक्ट टू लिस्टेड एंटिटी एंड उसकी अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी। सो फर्स्ट पॉइंट है कि एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी, मतलब कि लिस्टेड एंटिटीज़ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उसके अंदर से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा वो बन जाएगा डायरेक्टर किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी के। अब अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी कहाँ हो सकती है, इन इंडिया भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, ओके। सो बेसिकली बात है कि एक इंडिपेंडेंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे भी इंक्लूड कर दो। फिर मैनेजमेंट जो होगा अनलिस्टेड
कंपनी का वो एक स्टेटमेंट बताएगा जिसके अंदर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट के बारे में बताया होगा। देखो यहाँ पे कौन जा रहा है, अनलिस्टेड लिस्टेड एंटिटी से अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में। यहाँ पे अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी एक स्टेटमेंट दे रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ को। ओके, आफ्टर दैट ऐसा रिक्वायर्ड होगा अगर कोई भी डिस्पोजल ऑफ शेयर्स हो रहा है या फिर ऑफ मटेरियल सब्सिडरी का। ठीक है, अब ऐसा रिक्वायर्ड होगा, देखो ऐसा कब रिक्वायर्ड होगा, जब अपने को लगेगा कि अपनी जो अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है उसके अंदर से अपना कोई भी राइट जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो अपन अगर डिस्पोजल कर रहे हैं अपने शेयर्स का, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपने 50% से कम हो गई है, अपनी रिडक्शन हो गई है शेयर कैपिटल के अंदर, तो उसे बोलेंगे अपना कि इसको करने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। अगर अपन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं कोई से भी असेट को, जिसके कारण क्या हो रहा है 20% से ज़्यादा अपन असेट दे रहे हैं, अग्रीगेट जितनी भी असेट उसके अंदर अवेलेबल है उससे 20% से ज़्यादा अगर अपन सेल या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो ऐसा करने के लिए भी अपने को क्या चाहिए होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। या फिर किसी भी तरीके से अपना सीजेशन हो रहा है उसके कंट्रोल के अंदर, तो उसके ऊपर भी अपने को चाहिए होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन है कि अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होगा अगर अपन ऊपर वाले काम कर रहे हैं, तो भी कब, जब अगर ऐसी कोई स्कीम या अरेंजमेंट हो रही है जो कि अप्रूव हो गई है कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, आफ्टर दैट अपन पढ़ते हैं क्वार्टरली कंप्लायंस को। ठीक है, क्वार्टरली कंप्लायंस रेगुलेशन नंबर 13, 27, 31, 32 एंड 33। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं आपको एक दूसरे चार्ट से इसको पढ़ाना चाहूँगी और उससे अपना लास्ट ये अपनी चार्ट है और इसके अंदर अपना पूरा फिर सेबी LODR जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, सो LODR के अंदर अपन इसको देखते हैं, क्वार्टरली कंप्लायंसेस, एनुअली कंप्लायंसेस, बोर्ड मीटिंग, और ये जो मिसलिनियस वाला पार्ट है वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। क्वार्टरली कंप्लायंसेस, क्वार्टरली कंप्लायंस के अंदर क्या है कि इन्वेस्टर को क्वार्टरली मतलब कंपनी को क्वार्टरली कोई कंपनी को क्वार्टरली कोई सा भी एक स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट है जो कंपनी को क्वार्टरली भरने पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बोर्ड के अंदर। जो इन्वेस्टर कंप्लेंट्स हुई है वो वाली 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इसका क्या फॉर्मूला है कि ओल्ड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं प्लस न्यू जितनी भी आई हैं माइनस जितनी भी रिजॉल्व हो गई हैं उससे आ जाएगा अनरिजॉल्व, और यही अपने को पूरा स्टेटमेंट बना के देना है 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर स्टॉक एक्सचेंज को। उसके बाद में अपने को देना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 15 डेज के अंदर। उसके बाद में सिक्योरिटी होल्डिंग पैटर्न 1 डे बिफोर द लिस्टिंग, इसका मतलब पोस्ट वाला हो गया। 21 डेज आफ्टर एवरी क्वार्टर, ये भी अपने को देना है सिक्योरिटी होल्डिंग पैटर्न को। और अगर 2% का चेंज आ रहा है अपनी सिक्योरिटी होल्डिंग पैटर्न के अंदर, तो अपने को 10 डेज के अंदर सेबी को इसके बारे में नोटिफाई कर देना है। ओके, उसके बाद में अपना है कि फाइनेंशियल रिजल्ट अपने को दे देने हैं 45 डेज के अंदर। उसके बाद में अपने को है न्यू इशू अपने को जो करना है, अगर अपन ने न्यू इशू करा है, ठीक है, अपन ने कोई सा भी न्यू इशू करा है तो अपने को क्वार्टरली बताना है कि अपन ने जो भी फंड्स उसके अंदर रेस करे थे उसके अंदर कोई भी डेविएशन आया है या भी कोई भी वेरिएशन आया है, उसके बारे में अपने को बताना है कि इसका यूटिलाइजेशन। देखो ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर अपन ने मेंशन किया था कि अपन इस फंड को इस चीज़ के अंदर यूटिलाइज करेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब अपने पास में फंड आया तो अपन ने देखा कि ये एक बेटर अल्टरनेटिव है इसके थ्रू, तो अपन ने कितने पैसों का डेविएशन करा है, जो उसके अंदर एक्चुअल पर्पज मेंशन था उससे अपना कितना डेविएशन हुआ है और कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हुआ है फंड्स का, वो अपन मेंशन करेंगे। ठीक है, ये सारे अपने को देने हैं क्वार्टरली। अब अपन देखते हैं कि एनुअली अपने को क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। सो एनुअली अपने को फाइनेंशियल रिटर्न्स प्लस ऑडिट रिपोर्ट को अपने को देना है बोर्ड को। अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है अपने ऑडिटर के द्वारा तो फॉर्म ए के अंदर, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है अपने ऑडिटर के द्वारा तो फॉर्म बी में 60 डेज किसको देना है, बोर्ड को देना है। ठीक है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न को फाइल करना है 21 डेज के अंदर सेबी से। ठीक है, उसके बाद में 21 डेज बिफोर AGM, 21 डेज बिफोर AGM के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को जैसे ही अपन शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को उसका नोटिस देंगे उसी के अंदर 24 आवर्स के अंदर अपने को वो जो
नोटिस होगा कि अपना एनुअल मीटिंग होने वाली है, अपने को दे देना है सेबी को। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट अपने को 6 मंथ्स, मतलब ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट अपने को हाफ ईयरली सबमिट करना है सेबी को। उसके अंदर अपन देखते हैं बोर्ड मीटिंग का नोटिस। बोर्ड मीटिंग का नोटिस देखो 5 डेज़ के अंदर भी हो सकता है, 2 डेज़ के अंदर भी हो सकता है, अगर ये केस है तो 11 डेज़ के अंदर भी हो सकता है, अगर ये केस है तो 7 डेज़ के अंदर भी हो सकता है, ये केस है तो। केस मतलब क्या हुआ कि अगर अपने को बोर्ड मीटिंग के अंदर अगर अपने को फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ डिस्कस करनी है या डिविडेंड और बोनस अपन डिक्लेयर करने वाले हैं, तो उस बोर्ड मीटिंग के होने से 5 दिन पहले अपने को सेबी को ये नोटिफाई कर देना है कि देखो भाई हम ये बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो पर्पज़ है वो ये है, तो 5 डेज़ पहले अपने को नोटिफाई करना है। लेकिन अगर उसका पर्पज़ है कि अपने को डीलिस्ट करानी है शेयर को, या फर्दर पब्लिक ऑफर लाना है, या डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड अपन ऑफर कर रहे हैं, या फिर कोई भी बाईबैक का ऑफर अपन करने वाले हैं, तो उस बोर्ड मीटिंग के 2 डेज़ पहले अपने को नोटिफाई कर देना है सेबी को। उसके बाद में 11 डेज़ बिफोर करना है अगर अपन कोई भी अल्टरेशन कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज़ के अंदर, या फिर कोई भी रिडक्शन कर रहे हैं अपन अपनी सिक्योरिटीज़ के अंदर। लेकिन अपन को 7 डेज़ से पहले अपने को नोटिफाई कर देना है कब, जब अपन निकाल रहे हैं अपनी रिकॉर्ड डेट या फिर अपन कर रहे हैं अपनी क्लोजर ऑफ बुक्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ है। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है देखो एक डेट जहाँ पे अपने को देखो ये डेट होती है जो भी अपन डिसाइड करेंगे कि इस डेट के अंदर जितनी भी अपनी सिक्योरिटीज़ हैं उन लोगों को ही अपन देंगे बोनस, या उन लोगों को ही अपन देंगे राइट इशू, या फिर उन लोगों को अपन देंगे डिविडेंड। तो अपने को ये डेट जो डिसाइड करते हैं इस डेट को अपन बोलते हैं रिकॉर्ड डेट, इस डेट को अपन बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। लेकिन क्लोजर ऑफ द डेट क्या होती है, वो तो 31 मार्च ही होती है। क्लोजर ऑफ द बुक्स कब होती है, वो तो 31 मार्च को ही होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रिकॉर्ड डेट के अंदर और क्लोजर ऑफ द डे के अंदर, क्लोजर ऑफ द बुक्स के अंदर। ठीक है, अब अपन एक बार की ऑब्जेक्टिव भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। की ऑब्जेक्टिव क्या है कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, मतलब कि वो तो मैं अपन ने देख ही लिया था रेगुलेशन 4 के अंदर भी। उसके अंदर लेट डाउन करता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ को, लेस करता है एम्फेसिस ऑन कंसेप्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज़, तो ये सब कमिटीज़ भी अपन ने पढ़नी है। उसके बाद में लेस एम्फेसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ की पर्सनस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट डिसीजंस कब क्या क्या लिए, तो वो तो बोर्ड मीटिंग के अंदर अपन ने देख लिया। उसके बाद में सर्टेन ऑब्लिगेशन से डालता है वो लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर ताकि आ जाए मोर ट्रांसपेरेंसी की बिजनेस हो पाए अच्छी तरीके से मैनेज और मोर इफेक्टिवली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस तरीके से अपन कंप्लीट करते हैं अपना सेबी एलओडीआर एक्ट। आप ज़रूर से मुझे इसके बारे में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं अच्छी तरीके से आपको डिफाइन कर पाऊँ सेबी एलओडीआर एक्ट को। ओके, आप कमेंट करके मुझे 100% देखो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बिल्कुल मत जाना भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे पता है कि क्या क्या खामियां हुई है इस वीडियो के अंदर, जो आगे जाके इस वीडियो के अंदर खामियां ना हो और वीडियोस के अंदर वो चीज़ प्रॉब्लम ना आए आपको। ओके, सजेशंस दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट का सजेशन दे सकते हैं, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक और डिसलाइक, या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपन लाने वाले हैं 1 मंथ के अंदर कवर करने वाले हैं अपना पूरा कंपनी लॉ CA फाइनल के बारे में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे कनेक्टेड।